स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है उसी के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, ईरान और इजराइल के कन्फ्लिक्ट के दौरान में ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा एक कार्गो वेसल है उसको सीज किया गया था स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के एरिया से। अगर हम कार्गो वेसल के जो रूट जर्नी है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि यूनाइटेड अरब अमीरात से वो इंडिया के लिए जो कार्गो वेसल है वो आने वाला था। कुछ इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है उस कार्गो वेसल के ऊपर में। आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा ईरान का जो अथॉरिटी है उनसे कॉन्टैक्ट है वो इस्टेब्लिश किया गया कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं उनको रिलीज करवाए जा सके। ईरानियन अथॉरिटीज के द्वारा इंडियन ऑफिशियल्स को अलाउ किया गया है कि आपके द्वारा जो डिटेन्ड पर्सन्स हैं उनसे मुलाकात है वो किया जा सकता है, उनसे मिला जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडिया का आपको एक स्ट्रेटजी है वो देखने के लिए मिलता है फॉरेन पॉलिसी के अंदर में कि कभी भी किसी कन्फ्लिक्ट के दौरान में इंडिया के द्वारा जो न्यूट्रल स्टैंड है उसको अडोप्ट किया गया है कि इंडिया के द्वारा कभी भी किसी कंट्री को फेवर नहीं किया जाता है। इंडिया के द्वारा हमेशा जो ह्यूमन राइट का जो वायलेशन है वो किसी भी कंट्री के द्वारा नहीं कैरी आउट किया जाए, चाहे वॉर का सिचुएशन हो या कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन हो। तो इस तरीके से इंडिया का जो अप्रोच है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ईरान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनके बारे में तो आप देखिए कि ईरान और इंडिया के जो रिलेशंस है वो आपको स्ट्रेटजिक रिलेशंस है वो देखने के लिए मिलेंगे। स्ट्रेटजिक रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान नाम का जो प्रोविंस है, सिस्तान बलूचिस्तान, आप देखिए कि कंप्लीटली जो बलूच पीपल्स है उनका डोमिनेशन आपको उस एरिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये जो बलूचिस्तान प्रोविंस आपको 3 कंट्रीज के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप देखिए कि पाकिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर भी आपको जो बलूच पीपल्स है उनका डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है जिसको कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रूप से जानते हैं। ईरान के अंदर जो सिस्तान बलूचिस्तान है पाकिस्तान के साथ ही जो बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया है उसको सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस के रूप से जानते हैं। और कुछ एरिया आपको सदर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, जनवरी के समय भी हमने इस सिस्तान बलूचिस्तान नाम का जो प्रोविंस है उसके बारे में डिस्कस किया गया था क्योंकि आप देखिए कि ईरान के द्वारा एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर एक काउंटर अटैक है उसको कैरी आउट किया गया था। इस वजह से ये जो एरिया है वो न्यूज के अंदर में था। तो सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर में इंडिया के द्वारा एक पोर्ट है उसको डेवलप किया गया। पोर्ट का नाम है स्टूडेंट चाहबार पोर्ट। वो चाहबार पोर्ट को इंडिया के द्वारा इसी वजह से डेवलप किया गया था कि जो अफगानिस्तान से जो ट्रेड है वो कैरी आउट किया जा सके क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो वाघा बॉर्डर का एरिया है वहां से अफगानिस्तान के लिए जो ट्रेडिंग है उसको अलाउ नहीं किया गया था। स्टूडेंट्स, उसी पोर्ट के थ्रू इंडिया के द्वारा जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी अपना जो रिलेशंस है, अपना जो ट्रेडिंग जो रिलेशंस है उनको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से कि वेस्ट एशिया के अंदर जो पीस है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस वजह से इंपॉर्टेंस है। आप देखिए कि काफ़ी सारे जो हमारे जो पर्सन्स हैं वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की वजह से वेस्ट एशिया के अंदर में जाया करते हैं। 90 लाख के आसपास जो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज है वहाँ पे। आप देखिए कि रेमिटेंस के थ्रू जो मनी है वो भी उनके द्वारा सेंड किया जाता है। इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स है जिनकी संख्या आपको 90 लाख के आसपास देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया का जो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी है उसके पर्सपेक्टिव से भी ये जो कंट्रीज हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में स्पेशली आप देखिए कि जो पेट्रोलियम है ये जो इंडिया के द्वारा उन्हीं कंट्रीज से रिसीव किया जाता है। क्रूड ऑयल है जो इंडिया के द्वारा वेस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके थ्रू में रिसीव किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिपिंग जो रूट है उसके रिगार्डिंग में कि इंडिया का जो काफ़ी सारा जो ट्रेड है, चाहे यूरोप के लिए जो जाने वाला ट्रेड हो या किसी दूसरे कंट्री के लिए, तो काफ़ी सारा जो ट्रेड है इसी रूट के थ्रू में क्रॉस करता है। इस वजह से वेस्ट एशिया का जो इंपॉर्टेंस है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से इंडिया के द्वारा जो पीस है उसको प्रमोट किया जाता है कि पीस को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके। स्टूडेंट्स, पीस को जो इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में आपको एक DPSP का जो आर्टिकल है वो भी पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो जाके आर्टिकल जो 51 है उसको एक बार जरूर से रीड करना। आर्टिकल 51 के अंदर बताया गया है कि स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरनेशनल पीस एंड प्रोस्पेरिटी है उसको प्रमोट करना है। जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो पीस को प्रमोट करते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इंडिया के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करें
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया से आप देखिए कि जहां से इस कार्गो वेसल है उसको सीज किया गया था ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स जो अरेबियन पेनिनसुला का जो एरिया है वहां से आपको दो स्ट्रेट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि स्ट्रेट बेसिकली क्या है, स्ट्रेट के द्वारा दो वाटर बॉडीज है उनको कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में रीड किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो पर्शियन गल्फ है, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है उसको कनेक्ट किया जाता है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अरेबियन पेनिनसुला का एरिया है उसके अंदर में आप देखिए कि एक आपको बैबल मंदाब नाम का जो स्ट्रेट है वो भी देखने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए कि अरेबियन पेनिनसुला सिचुएटेड है, इस अरेबियन पेनिनसुला के यहाँ पे आपको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जो रेड सी का एरिया है, रेड सी को जो गल्फ ऑफ आदेन के साथ में जो कनेक्ट करता है, रेड सी को गल्फ ऑफ आदेन के साथ में जो कनेक्ट करता है, वहां पे आपको जो स्ट्रेट है वो देखने के लिए मिलता है, उसको हम बेबल मंदाब के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यमन है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि यमन के अंदर होती रिबेलियंस वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे ओमान है वो सिचुएटेड है। जो सऊदी अरेबिया का एक जो सिटी है जिसके बारे में हम रीड करते हैं, जेद्दा नाम का एक सिटी है, जो कि आपको बेसिकली काफ़ी बार ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज का जो एक ग्रुप है उसका भी हेडक्वार्टर के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जो जेद्दा नाम का जो सिटी है इस रेड सी के एरिया के अंदर यहाँ पे आपको सिचुएटेड है। इसके बारे में आप जरूर से देखना, आपके एटलास के अंदर में या गूगल करके मैप के ऊपर जरूर से देखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है उसके बारे में है। आप देखिए कि आईएमडी के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून है, इंडिया का जो साउथ वेस्ट मानसून है उसके अंदर में लिटिल बिट अबाउ देन द नॉर्मल आपको जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलेगा। ये आईएमडी के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे लिटिल बिट जो मानसून का जो कंडीशंस है उनके बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि जो टिबेटियन प्लेट्यू है, टिबेटियन प्लेट्यू का काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंडियन मानसून के रिगार्डिंग में। अगर समर के समय में जो टिबेटियन प्लेट्यू है वो मोर हीट होगा तो इंडिया के अंदर जो मानसून है वो आपको काफ़ी अच्छा है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर तिबेटियन प्लेट्यू यहाँ पे हीट होता है स्टूडेंट तो यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो ओशियन का जो एरिया है वहाँ पे जो हाई प्रेशर है वो क्रिएट होगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए जो एयर है वो ट्रेवल करता है और आप देखिए यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो गेन करेगा अरेबियन पेनिनसुला से और इस वजह से आपको साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू में अच्छी जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलती है। बट आप देखिए कि अगर हम बात करें जो अल्नीनो नाम का जो इम्पैक्ट है, अल्नीनो नाम का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से हमारा जो मानसून का जो कंडीशन है वो बिलो देन द नॉर्मल देखने के लिए मिला था। स्टिल अभी अल्नीनो का जो इफेक्ट है आपको जून मंथ तक देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए उस जून मंथ के बाद में लानीनो का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा जिसकी वजह से इंडिया के अंदर में अबाउ देन द नॉर्मल जो लिटिल बिट जो रेनफॉल है वो देखने के लिए मिल सकती है। ये आईएमडी के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम आईएमडी के बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि आईएमडी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। 1875 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर है? प्रेजेंट समय में ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आपको देखने के लिए मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है स्टूडेंट्स आईएमडी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इनके द्वारा काफ़ी सारा जो एनालिसिस है उसी के बाद में इस तरीके का जो प्रेडिक्शन है उसको कैरी आउट किया जाता है। अगर हम एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें स्टूडेंट्स तो आप देखिए कि यहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनका भी आपको यूज़ देखने के लिए मिलता है प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग में। ओशियन का टेम्परेचर कैसा है वो भी डिटरमाइन करता है कि जो मानसून का जो कंडीशंस है वो किस तरीके से रहेगा। और आप देखिए कि यूरोप के अंदर में जो स्नोफॉल का जो कवर है वो कितना कवर है उसको रिगार्डिंग में भी आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो देखने के लिए मिलता है इंडियन मानसून के रिगार्डिंग में। हमने यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में रीड किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स के बारे में रीड किया। 2018-19 के समय 2 सुपर कंप्यूटर हैं जिनको कि इंट्रोड्यूस किया गया था आईएमडी के जो डिफरेंट सेंटर्स हैं। एक तो आपको आईआईटीएम जो पुणे है वो देखने के लिए मिलेगा। एक आप देखिए कि जो शॉर्ट वेदर फोरकास्टिंग का जो सेंटर है नोएडा के अंदर में वहाँ पे आपको एक जो सुपर कंप्यूटर है उसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलता है। तो सुपर कंप्यूटर्स का क्या नाम है जिनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था, यहाँ पे दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया था, मौसम है उसके प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग में। एक तो नाम है स्टूडेंट्स प्रत्युष नाम का सुपर कंप्यूटर है। एक आप देखिए कि मिहिर नाम का जो सुपर कंप्यूटर है वो आपको देखने के लिए मिलता है आईआईटीएम पुणे है और नोएडा का जो सेंटर है उसके अंदर में।
तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द IMD के परस्पेक्टिव से, और जो वेदर फोरकास्टिंग है उसके रिगार्डिंग में हमने रीड किया। एक प्राइवेट वेदर कंपनी है उसके द्वारा भी बताया गया था कि जो नॉर्मल है या बिलो देन नॉर्मल का जो यहाँ पे रेनफॉल है वो देखने के लिए मिलेगा मानसून के दौरान में। आप देखिए कि स्टूडेंट्स आपको एक प्रोजेक्ट मौसम भी देखने के लिए मिलता है हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री का। कल्चरल मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट मौसम है जो 2015 के समय लॉन्च किया गया था कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। प्रोजेक्ट मौसम जो है स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे हमारे जो एंशिएंट समय में जो ट्रेड रूट हुआ करते थे, जो ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे, उनके रिवाइवल की रिगार्डिंग में है। आप देखिए जो मानसून वर्ड है जो मौसम वर्ड के साथ ही आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो अरेबियन वर्ड है उसी के थ्रू में वहाँ से जो ट्रेड रूट्स हैं, जो मानसून विंड्स है उसके थ्रू में आप देखिए कि जो अरेबियन पेनिनसुला से जो काफ़ी सारे लोग हैं वो इंडिया के लिए आया करते थे ट्रेडिंग के रिगार्डिंग में, वहीं से ही आपको ये जो मौसम और मानसून वर्ड है वो देखने के लिए मिलता है। तो उन ट्रेड रूट जो एंशिएंट समय में वेस्टर्न कोस्ट इंडिया के वहाँ पे सिचुएटेड हुआ करते थे, स्पेशली आप देखिए कि जो केरल का जो रीजन है वहाँ पे उनके रिवाइवल को रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट मौसम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2015 के समय में। इलेक्शन कमीशन के द्वारा आप देखिए कि इलेक्शन के दौरान में किसी भी पर्सन के द्वारा जो मोर मनी है वो कैरी आउट नहीं किया जाए, स्पेशली कैश के रूप से, क्योंकि यहाँ पे जो मिसयूज है वो ना किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, जो पर्सन्स यहाँ पे कंटेस्ट हो रहे हैं उनके द्वारा। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो रेगुलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया है कि काफ़ी सारे ड्रग्स के जो मनी है, कैश का जो पैसा है वो उनके द्वारा सीज किया गया है लास्ट 1-2 मंथ के अंदर में, जिसको कि 4000 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो पैसा है वो बताया गया है। स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट किया जाए। अब आपको यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी पता होनी चाहिए। जब भी हम इलेक्शन कमीशन के बारे में रीड करते हैं तो आर्टिकल 324 आपको पता होना चाहिए। फ्री एंड फेयर को इलेक्शन को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में एक इलेक्शन कमीशन बॉडी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे स्टूडेंट्स। हमारे फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो कौन है। ये बेसिकली एक बार यूपीएससी के द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो आपको जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर है वो सुकुमार सेन नाम की एक पर्सन है वो देखने के लिए मिलते हैं। सुकुमार सेन नाम की एक पर्सन है वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि क्या वुमेन कोई पर्सन है, क्या कोई महिला हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रही हुई है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो वीएस रामादेवी है, वीएस रामादेवी नाम की एक पर्सन है जिनके द्वारा यहाँ पे 90s के समय में इलेक्शन कमीशन है उसको हेड किया गया था। बाद में आप देखिए वो कर्नाटक का जो गवर्नर है उसके रूप से भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो वीएस रामादेवी नाम की जो महिला है वो बेसिकली फर्स्ट हमारा जो वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप से आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन के बारे में। पहले सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करता था, बट 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में जब वोटिंग का एज है उसको रिमूव किया गया, उसको रिड्यूस किया गया, 21 से 18 ईयर किया गया। उसके बाद में मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया इलेक्शन कमीशन को, बाद में फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। और आप देखिए कि जब पंचायती राज का इलेक्शन के थ्रू जो अमेंडमेंट्स लाए गए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के रिगार्डिंग में, तो उस समय में इसको फिर से जो मल्टी मेंबर बॉडी है उसके रूप से डेवलप किया गया। स्टूडेंट्स मुंबई का एक जू है उसका फोटो यहाँ पे दिखाया गया है। मुंबई का एक जू है उसके अंदर में जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसको शो किया गया है कि रॉयल बंगाल टाइगर के द्वारा हीट को बीट करने की रिगार्डिंग में, जो गर्मी है उसको बीट करने के पर्सपेक्टिव से इनके द्वारा जो बात है वो लिया गया है पूल के अंदर में। तो आप देखिए कि आपको रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए यहाँ पे। और जू के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो जू का जो रिलेटेड एक अथॉरिटी भी आपको देखने के लिए मिलता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, ऐसा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर से होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसके पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं। आप देखिए कि रॉयल बंगाल टाइगर को इंडिया का जो नेशनल एनिमल है उसके रूप से भी जाना जाता है, इंडिया का जो नेशनल एनिमल है उसके रूप से भी जाना जाएगा। मैंग्रोव्स का जो एरिया है, मार्सी जो कंडीशंस है उसके अंदर इसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर के द्वारा जो स्विमिंग है वो भी कैरी आउट किया जाता है, इस वजह से काफ़ी बार इनका जो हंटिंग है वो आपको बेसिकली ऐसा जो स्विमिंग की एरिया है जो मार्सी कंडीशंस है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा।
आप देखिए कि मैंग्रोव्स के एरिया के अंदर पाए जाते हैं, तो जो सुंदरबन का जो एरिया है, जो सुंदरबन का एरिया है हमारे कंट्री के अंदर में, वहाँ पे इनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं, क्या किसी दूसरे कंट्री के अंदर नहीं पाए जाते हैं? आप देखिए कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा, बट कुछ जगह पे जैसे बांग्लादेश के अंदर है, चाइना के अंदर है, भूटान, नेपाल के अंदर भी कुछ कुछ जगह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। और भी 2-3 कंट्रीज है जहाँ पे इनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। IUCN स्टेटस क्या है? हमारे यूपीएससी के एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको IUCN स्टेटस पता होना चाहिए। एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस है वो देखने के लिए मिलेगा रॉयल बंगाल टाइगर का। स्टूडेंट, जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है, लिटिल बिट डिक्लाइन के बारे में बताया गया है। एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नहीं है। होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको रिलीज किया गया, उसके अंदर लिटिल बिट जो हाई है वो देखने के लिए मिला है 3 मंथ्स के कंपैरिजन के अंदर में। होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेसिकली बेस ईयर क्या है? आप देखिए कि आपको बेस ईयर पता होना चाहिए। 2011-12 है वो बेस ईयर आपको देखने के लिए मिलता है। 2011 एंड 12 है वो बेस ईयर है WPI का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। नेक्स्ट अगर हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? स्टूडेंट्स, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर नाम का एक ऑफिस आपको देखने के लिए मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में ये ऑफिस है, उनके द्वारा बेसिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में जो ऑफिस है उसके द्वारा ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसको रिलीज किया जाता है। अगर हम WPI के बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैडी के अंदर में, पैडी के अलावा आप देखिए कि पोटैटो के अंदर में, ओनियन के अंदर में कुछ इन्फ्लेशन है, उसके बारे में भी इनके द्वारा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, NGT के द्वारा 2015 के समय में कुछ गाइडलाइंस है उनको इश्यू किया गया था कि यमुना का जो फ्लड प्लेन का एरिया है वहाँ पे किसी भी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं कैरी आउट करना है। बट आप देखिए कि DDA के द्वारा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट किया गया है यमुना के जो फ्लड प्लेन के एरिया हैं। कंप्लीटली NGT का जो गाइडलाइंस है उनके अगेंस्ट में जाके यहाँ जो कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो कैफ़े हैं, टूरिज्म को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में लोगों का मूवमेंट वहाँ पे इंक्रीज हो, इस तरीके का जो एक्टिविटी है वो कैरी आउट किया गया। बट आप देखिए कि लास्ट ईयर 2023 के समय में काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो दिल्ली के जो एरिया के अंदर आपको देखने के लिए मिला था। आप देखिए कि काफ़ी बार इस तरीके से भी जो क्वेश्चंस है वो रेज किए गए थे कि दिल्ली के एक एरिया के अंदर जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला था, वो बेसिकली ज्योग्राफी का जो यहाँ पे ज्योग्राफी का जो सिचुएशन है उसी की वजह से आपको देखने के लिए मिलता है। दिल्ली का जो ज्योग्राफिकल टेरेन है इस तरीके से है कि एक एरिया के अंदर में आपको जो फ्लड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यमुना के बारे में या NGT के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि NGT बेसिकली क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। क्या इंडिया फर्स्ट कंट्री बना है जिसके द्वारा कोई यहाँ पे इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग में जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया गया था 2010 के समय में? तो स्टूडेंट्स, इंडिया फर्स्ट कोर्ट नहीं है, इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नाम के जो कंट्री हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनके द्वारा भी अपने यहाँ पे इन्वायरमेंट के जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया गया था। NGT का एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया स्टूडेंट? 2010 के समय में। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को इनके द्वारा फॉलो किया जाता है। जो हमारे IPC CRPC है उनका जो फॉलो है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसका इम्प्लीमेंटेशन इनके द्वारा आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 के समय का, इन दो ऐसे कानून हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। इन दोनों जो कानून हैं उनका जो फॉलो है वो NGT के द्वारा नहीं किया जाता है। NGT के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आपको ये दो कानून है वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, और इसके अलावा आप देखिए कि कौन सा है? फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 के समय का। तो ये दोनों जो कानून है वो यहाँ पे NGT के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इन कानून के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आप देखिए कि यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर को जो हमने रीड किया था, हम एक चीज़ यहाँ पे भूल गए डिस्कस करना। हमने जू के बारे में देखा था, जू अथॉरिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 1992 के समय जो जू अथॉरिटी है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1992 का एक कानून है उसके थ्रू में। और आप देखिए कि 1992 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में जो जू अथॉरिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एनजीटी के बारे में देखा, क्या एनजीटी के द्वारा कोई जजमेंट दिया गया है उसके अगेंस्ट में अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील है वो कैरी आउट की जा सकती है। 90 डेज का जो समय है वो आपको देखने के लिए मिलता है। 90 डेज के समय के अंदर में आप अपील है वो कैरी आउट कर सकते हो एनजीटी के जो ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें यमुना के बारे में, आप देखिए कि यमुना के अंदर फ्लड का सिचुएशन भी क्रिएट हुआ था 2023 के समय में। यमुना का ओरिजिन कहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा? यमुना का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए, बंदर पूछ नाम का जो पीक है, बांदर पूछ नाम का जो पीक है वहां से इसका ओरिजिन आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि यमुनोत्री, आपने एक नाम सुना होगा, बेसिकली यमुनोत्री का जो नाम है वो भी काफ़ी सारी बुक्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। यमुनोत्री के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आप देखिए कि उत्तराखंड के जो 4 धाम यात्रा है, 4 जो रिलीजियस प्लेसेज है उनका यात्रा आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए उन 4 धाम के बारे में जो लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड को जब भी हम रीड करते हैं तो आप देखिए कि आपसे वहाँ से जो 4 धाम के जो प्लेसेज हैं उससे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जा सकता है कि जो यमुनोत्री हैं, गंगोत्री हैं, गंगोत्री के अलावा आप देखिए कि केदारनाथ है, जो बद्रीनाथ है, उनके अंदर में ईस्ट साइड के अंदर कौन सा सिचुएटेड है, वेस्ट साइड के अंदर कौन सा सिचुएटेड है। इस तरह से डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको यमुनोत्री देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको जो गंगोत्री है वो देखने के लिए मिलता है, गंगा का जो ओरिजिन प्लेस मानते हैं। आप देखिए यहाँ पे आपको केदारनाथ देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे केदारनाथ और यहाँ पे जो बद्रीनाथ है वो सिचुएटेड है। तो इस वजह से ये इस तरीके से ये जो 4 प्लेसेज हैं वो सिचुएटेड हैं, जिनको कि 4 धाम यात्रा के रूप से काउंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट भी डिलीवर किया गया था कि जो 4 धाम के जो प्लेसेज है वहाँ पे पर्सन्स का जो भीड़ है उसको रेगुलेट किया जाए, अनलिमिटेड जो नंबर ऑफ पर्सन्स है उनको नहीं सेंड किया जाए, कुछ लिमिटेशंस वहाँ पे देखने के लिए मिले। आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में एक सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। यमुना के बारे में और भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए। आप देखिए कि जो यमुना रिवर है उसकी कुछ यहाँ पे आपको ट्राइब्यूटरीज देखने के लिए मिलती हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से आपने चंबल रिवर के बारे में रीड किया होगा, चंबल है, केन है, बेतवा है, ये वो नदियां हैं जो बेसिकली यमुना का ही ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना का ट्रिब्यूटरी हैं। आप देखिए कि यमुना बेसिकली उत्तराखंड से ओरिजिनेट करती है, बट कुछ सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया का कुछ रिवर्स हैं वो भी इनको ज्वाइन करती हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वहाँ से इनका ज्वाइनिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि जो बेतवा नाम का नदी है बुंदेलखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। चंबल नाम का जो रिवर है वो राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट के अंदर में मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, मध्य प्रदेश के मऊ नाम का जो एरिया है वहां से ओरिजिनेट करती है। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यमुना के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इलेक्शन जो मैनिफेस्टो है उसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर के अंदर है उनके द्वारा अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया गया, उनके द्वारा कुछ अपने अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है, किस तरीके से उनके द्वारा अचीवमेंट्स किए गए हैं, एडवांसमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से उनके द्वारा डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 370 को जो उनके द्वारा रिमूव किया गया उसको भी एक अचीवमेंट के रूप से बताया गया है। राम टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, राम टेम्पल के बारे में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि टेम्पल तो नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर बनाया गया है, बट नगारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर में आपको टेम्पल के जो चारों तरफ बाउंड्री वॉल है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो उस तरीके से उसके बाउंड्री वॉल है वो भी लगाया गया है जो अयोध्या के अंदर राम टेम्पल है जिसका कंस्ट्रक्शन किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के रिगार्डिंग में मैनिफेस्टो के अंदर डिस्कस किया गया है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 44 डीपीएसपी का आपको पता होना चाहिए। गोवा हमारे यहाँ पे एकमात्र ऐसा स्टेट है जो पोर्तुगीज के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उत्तराखंड के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है, ट्राइबल कम्युनिटी को ऐड नहीं किया गया है उसके अंदर में। फ्री जो ग्रेन्स है आप देखिए कि गरीब कल्याण योजना है उसको भी यहाँ पे बताया गया है। पाइप वाटर सप्लाई है जो जल जीवन मिशन है रूरल एरिया के रिगार्डिंग में उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया मैनिफेस्टो के अंदर में। यहाँ पे कुछ स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। 2 अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो गवर्नमेंट रहा हमारे यहाँ पे सेंटर के अंदर में, तो उन्हीं का जो स्कीम्स है उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एग्जाम के पर्पज से हम स्कीम्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे। आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर जिस पॉलिटिकल पार्टी का या जिस अलायंस
फिलीपाइंस का गवर्नमेंट हुआ करता था, उनका कुछ स्कीम है नरेगा के बारे में यहाँ पे रीड किया गया। नरेगा स्टूडेंट्स अर्लियर फेज में नाम नरेगा हुआ करता था, बाद में उसका नाम क्या कर दिया गया, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि जो एमजी नरेगा के अंदर में एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, बट उसका एक ड्रॉबैक आपको देखने के लिए मिलता है, स्किल आपको जरूरी नहीं है। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे लेबर फोर्स तो डेवलप हुआ, बट आप देखिए कि नॉन स्किल लेबर फोर्स है वो डेवलप हुआ है, क्योंकि कोई भी स्किल है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट आपका जो पंचायत हेड ऑफिस है उसके 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में आपको दिया जाएगा, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट स्कीम के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। आप देखिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू ही आपको प्रेजेंट समय में जो गरीब कल्याण योजना है वो देखने के लिए मिलती है। कुछ यहाँ पे जो फूड्स ग्रेन्स हैं वो सब दिए जाते हैं, कुछ मिनिमम अमाउंट के अंदर में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम के अंदर भी आपको ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो इम्प्रूवमेंट्स प्रेजेंट समय में किए गए हैं। जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का एक कॉन्सेप्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको देखने के लिए मिलता है। कौन सा पैनल है स्टूडेंट्स वन नेशन वन राशन कार्ड के रिगार्डिंग में, प्रथा मुखोपाध्याय नाम का जो पैनल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारे एमिग्रेंट्स पर्सन्स हैं जो इंडिया के अंदर एमिग्रेंट किए हैं, आप सपोज कीजिए नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न इंडिया के लिए चले गए, वेस्टर्न से ईस्टर्न के लिए चले गए, ईस्टर्न से वेस्टर्न के लिए आ गए, तो उन लोगों को लिए जो वहाँ पे जो राशन है उसी स्टेट के अंदर अवेलेबल हो। काफ़ी बार स्टेट के अंदर भी माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। सपोज कीजिए स्टेट है, यहाँ पे कैपिटल सिटी सिचुएटेड है, तो यहाँ से जो पर्सन है कैपिटल के लिए माइग्रेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट जो माइग्रेशन है उन सभी को डील किया गया था वन नेशन वन राशन कार्ड के द्वारा। स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे और भी जो स्कीम्स है जिसमें मिड डे मील स्कीम है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि मिड डे मील स्कीम है जो स्टार्ट किया गया बच्चों के न्यूट्रिशनल वैल्यू के रिगार्डिंग में। बट प्रेजेंट समय में कुछ हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ अलग से जो आइटम्स हैं उनको भी ऐड किया गया है फूड का जो हैबिट्स है उसके अंदर में, जिससे कि ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट है वो चिल्ड्रंस का यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ICDS नाम का जो स्कीम है चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में उसको डिस्कस किया गया है। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है जिसके अंदर में आप देखिए कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के रूप में कुछ जो मनी है वो ग्रांट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सब कुछ स्कीम है उनको डिस्कस किया गया है अर्लियर गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 के समय आपको देखने के लिए मिलता है, PM सर के द्वारा अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी रिगार्डिंग में आप देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान है जो अर्लियर फेज के अंदर निर्मल भारत अभियान हुआ करता था, बट उसको एक लार्जर स्केल के ऊपर में पीपल्स का जो बिहेवियर चेंज है उसके रिगार्डिंग में इसको डेवलप किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के अलावा आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, पहले इंदिरा आवास नाम से हुआ करता था, उसको अर्बन एरिया के अंदर और रूरल एरिया के अंदर चलाया गया। आयुष्मान भारत स्कीम है, आयुष्मान भारत के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा जल जीवन मिशन है, उज्ज्वला योजना है जो कुकिंग गैस के रिगार्डिंग में है, और आप देखिए कि PM किसान है जिसके थ्रू यहाँ पे फार्मर्स को कुछ जो मनी है वो दिया जाता है जिससे कि उनको यहाँ पे कुछ बेनिफिट है वो किया जा सके। स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें इन कम्प्लीटली जो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उनके बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया गया। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा सोशल सिक्योरिटी के अंदर जो पेंशन है, कुछ सोशल सिक्योरिटी के अंदर कुछ अमाउंट है वो दिया जाता है सिटीजन्स को, उनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो काफ़ी कम यहाँ पे बताया गया है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कुछ स्कीम्स है जिनको कंपेयर किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्नलिस्ट का जो नया जो डाटा का जो लॉ है वो जर्नलिस्ट को किस तरीके से फ्री स्पीच को यहाँ पे बैरियर करता है, जो कि आप देखिए कि डेमोक्रेसी के एक 4th पिलर के रूप से आपको जो प्रेस है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आया है, उसके थ्रू में आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि किसी भी यूजर का जो कंसेंट है उसी के थ्रू उसका डाटा है उसको यूज किया जाएगा, यूजर का जो कंसेंट है उसी के द्वारा। पर जर्नलिस्ट के द्वारा काफ़ी बार जो पॉलिटिशियंस के रिगार्डिंग में जो स्टोरी है उनको लिखनी होती है, कुछ कुछ उनको रिवील करना होता है उनकी स्टोरीज के थ्रू में। आप देखिए कि यहाँ पे अगर यूजर के द्वारा कंसेंट नहीं दिया गया है तो उनके द्वारा अपना जो रिपोर्ट है उसको डिलीट करना होगा। तो उसी के परस्पेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि उसके नए जो कानून है उनके अंदर में यहाँ पे जो जर्नलिस्ट को
को जो एक्सेप्शन हुआ करता था अर्लियर फेज के अंदर में उसको रिमूव कर दिया गया है। तो जर्नलिस्ट का जो फ्री स्पीच है उसको बैरियर करने का कोशिश किया गया है नया जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके थ्रू में, डिजिटल पर्सनल जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के द्वारा। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया के द्वारा इसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उनको भी रेज किया गया है। पब्लिक कंसल्टेशन के रिगार्डिंग में जो बिल को प्रपोज किया गया उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का जो आर्कटिक इम्पेरेटिव है उसके बारे में है। आप देखिए कि 1920 के समय आर्कटिक के रीजन के रिगार्डिंग में एक स्वेलबर्ड ट्रीटी है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्वेलबर्ड का जो ट्रीटी है इंडिया के द्वारा साइन किया गया था 1920 के समय में। आप देखिए कि स्वेलबर्ड का जो एरिया है वो नॉर्वे के अंदर सिचुएटेड है। इंडिया का आपको जो विंटर के समय का एक्सपेडिशन है वो भी देखने के लिए मिलता है जो रिसेंटली वहाँ पे कैरी आउट किया गया। मैक्सिमम जो रिसर्च का जो एक्टिविटी है वो समर के समय आपको देखने के लिए मिलती है आर्कटिक के रीजन के अंदर में। अभी रिसेंटली विंटर के समय में इंडियन अथॉरिटीज के द्वारा कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्कटिक के ही रिगार्डिंग में, आप देखिए कि इंडिया का एक हिमाद्री प्रोजेक्ट वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। 2007 के समय इंडिया के द्वारा जो नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियनिक रिसर्च है उनके द्वारा काफ़ी सारे जो वर्क है उनको कैरी आउट किया गया है जिससे कि आर्कटिक के रीजन के अंदर में रिसर्च का जो एक्टिविटी है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट जो आर्कटिक काउंसिल के जो कंट्रीज है उनके साथ भी आपका जो इंडिया का जो रिलेशन है वो देखने के लिए मिलता है। आर्कटिक काउंसिल के कंट्रीज कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो आर्कटिक काउंसिल जो 1996 के समय इस्टेब्लिश होता है, एक ओटावा डिक्लेरेशन नाम का एक जो डिक्लेरेशन है उसके थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ओटावा डिक्लेरेशन है। कितने कंट्रीज हैं आर्कटिक काउंसिल के स्टूडेंट्स? आर्कटिक काउंसिल के कितने कंट्रीज है प्रेजेंट समय में? याद रखने का एक तरीका है फाइंड्स है जिसमें फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन है स्टूडेंट्स। इसके अलावा यूएसए है। यूएसए के अलावा आप देखिए कि रसिया है और रसिया के अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा कनाडा। ये 3 कंट्री हैं, 5 कंट्रीज वो हैं। तो टोटल 8 कंट्रीज है जो आर्कटिक काउंसिल के पार्ट है। इंडिया का जो रिलेशन है आर्कटिक काउंसिल के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इंडिया के द्वारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आर्कटिक है वहाँ के जो ट्रेड रूट्स हैं उनको भी एक्सरसाइज करने के पर्सपेक्टिव से रसिया के साथ में आपको जो इंडिया और रसिया का जो रिलेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्कटिक के रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन है जिसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि एविएशन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से है। टोटल जो यहाँ पे CO2 का जो एम्बिशन किया जाता है उसके अंदर में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू रिवील किया गया है कि 2.5% का जो एमिशन है वो आपको एविएशन सेक्टर के थ्रू देखने के लिए मिलता है। अर्लियर फेज के अंदर में काफ़ी ज़्यादा जो मनी जिनके पास में है, लोगों के पास में, वो ही एविएशन सेक्टर के थ्रू ट्रैवल किया करते थे। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल जो एविएशन का जो आपको रूट है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि उड़ान नाम का जो स्कीम है वो लॉन्च किया गया था। उड़ान स्कीम के अंदर में एक स्लोगन भी दिया गया था कि हवाई चप्पल से हवाई यात्रा है वो आप कैरी आउट कर सकते हो। एविएशन सेक्टर के अंदर जो एमिशन है वो 2.5% बताया गया है कि टोटल जो कार्बन का एमिशन है उसका 2.5% एविएशन सेक्टर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स 1984 के समय सियाचिन नाम का जो प्लेस है, सियाचिन नाम का जो ग्लेशियर है, वहाँ पे आपको इंडिया और पाकिस्तान का एक बैटल देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि 1984 का जो यहाँ पे बैटल है उसको कि बेसिकली ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया था। इंडिया के द्वारा जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पे अपना एरिया जो पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर करने का कोशिश किया गया, उसको डिफेंड किया गया तो ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू में। ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के बैटल के बारे में डिस्कस किया गया जिसके 40 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। बट आपको सियाचिन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए कि सियाचिन जो है काराकोरम रेंज के अंदर सिचुएटेड है। काराकोरम रेंज के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे एक रिज का एरिया है जिसको कि सोल्टारो नाम का रिज है उसके रूप से जानते हैं। नुब्रा वैली आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नुब्रा वैली नाम का जो प्लेस है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि यहाँ पे एक वर्ल्ड का जो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है जो 15,000 के आसपास, 50,000 के आसपास जो फिट का एरिया है, फिट का जो प्लेस है वहाँ पे ये जो लड़ाई है वो लड़ा गया था। काफ़ी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट और सबसे ज़्यादा हाइट के ऊपर सिचुएटेड ये वर्ल्ड का जो बैटल ग्राउंड है जो कि आपको सियाचिन ग्लेशियर है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक अल्बीडो नाम का जो पावर है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि आइस का जो अल्बीडो है वो कितना हुआ करता है। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि आप देखिए कि सियाचिन के बारे में जब भी आप सर्च करोगे तो आपको इंडियन डिफेंस फोर्सेज के जो पर्सन्स है
वो ग्लास के थ्रू देखने के लिए मिलते हैं, उनके द्वारा गोगल्स हैं वो लगाए जाते हैं। तो गोगल्स क्यों लगाए जाते हैं, ये आपको आइस का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि आइस का जो अल्बीडो है वो कितना है, कितना उसके द्वारा जो सोलार का जो रेडिएशन है वो रिसीव करने के बाद में रिफ्लेक्ट कितना किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो रिटायर्ड जजेज हैं उनके द्वारा कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं जुडिशरी के रिगार्डिंग में, कि जुडिशरी को अंडरमाइन करने का कोशिश किया गया है। उसके रिगार्डिंग में जो काफ़ी सारे जो कंसर्न्स हैं वो उनके द्वारा CGI सर को लेटर लिख के उनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है, रिटायर्ड जो जजेज हैं उनके द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से रिव्यू पेटिशन है उसको फाइल किया गया है। रिव्यू पेटिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, 30 डेज का जो समय है किसी भी जजमेंट के बाद में रिव्यू पेटिशन है उसको फाइल किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 137 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 137 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने ही जो जजमेंट्स हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि जो कोरल्स का जो एरिया है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि कोरल्स को जो शिप है उसे किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, बट हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। कोरल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे चाहे कच्छ का जो रीजन हो, चाहे आप हमारे यहाँ पे जो भीतरकनिका का जो रीजन हो उड़ीसा के अंदर में, कंप्लीट कोस्टल एरिया के अंदर में आपको जो कोरल्स हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स काफ़ी बार जो यहाँ पे ओशियन के अंदर में वार्मिंग की सिचुएशन की वजह से कोरल्स का जो ब्लीचिंग का जो सिचुएशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कोरल्स का यहाँ पे जो डेथ है उसका सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलता है। शिप के द्वारा जो बेसिकली शिप के द्वारा नहीं, फिश के द्वारा जो यहाँ पे कोरल्स है उनको ईट किया जाता है। उसके जो इनिशियल फेज के अंदर में आप देखिए कि जब ये कोरल्स यहाँ पे मैच्योर होने लगते हैं तो उस समय में जो फिश है उनके द्वारा इसको नहीं ईट किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का जो एक्सट्रैक्शन का जो तरीका है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन आप देखिए कि जो अर्थ का जो क्रस्ट का एरिया है, कोर का जो एरिया है, वहाँ पे ये जो आपको जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल गैस है, कोल है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, इनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इनको किस तरीके से निकाला जाता है वो आपको देखने के लिए मिलता है कि एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखिए कि ड्रिलिंग यहाँ पे किया जाएगा, ड्रिलिंग करके वॉल्स को क्रिएट किया जाता है, वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का एक्सट्रैक्शन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। सिंगापुर के पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट है। चिप का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको अलाउ किया गया है US के प्रेसिडेंट के द्वारा। इसके अलावा आप देखिए कि फिलीपाइंस का जो मिलिट्री बेसेज है वहाँ पे US के द्वारा उसको एक्सेस किया गया है। US के जो मार्कोस हैं उनके द्वारा उसको एक्सेस किया गया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और सूडान के अंदर में UN के चीफ के द्वारा सूडान के पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट दिया गया कि सूडान के अंदर में जो क्राइम है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि सूडान के अंदर में काफ़ी कुछ कन्फ्लिक्टेड जो एरियाज हैं वो आपको देखने के लिए मिले हैं। दरफूर रीजन के बारे में आप रीड करना है। यहाँ पे दरफूर रीजन जो है, दरफूर रीजन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 4 इजराइल के जो ट्रूप्स हैं वो इंजर्ड हुए हैं। हजीबुल्लाह के द्वारा जो अटैक है वो कैरी आउट किया गया। हजीबुल्लाह को सपोर्ट किया जाता है ईरान के द्वारा। लेबनान के अंदर इसका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। लेबनान नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इजराइल के अंदर सिचुएटेड है। इजराइल के जो मिलिट्री चीफ हैं उनके द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा जो रिस्पॉन्ड है वो किया जाएगा जो ईरान के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया गया है। बट स्टूडेंट्स ईरान के द्वारा कहा गया कि अगर उनके ऊपर अटैक होगा तो उनके द्वारा भी काउंटर अटैक किया जाएगा, क्योंकि के द्वारा दमेस्कस के अंदर उनके कंसुलेट के ऊपर जो अटैक हुआ उसी के काउंटर के अंदर में उनके द्वारा अटैक किया गया। अपोजिशन के जो लीडर हैं इजराइल के अंदर में उनके द्वारा वहाँ के PM हैं उनके अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कि उनके द्वारा किस तरीके से इजराइल का जो डेटरेंस है उस सिचुएशन को लॉस्ट कर दिया गया है, कैसे उनके द्वारा जो वॉर्स के अंदर में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया है उसी के पर्सपेक्टिव से। म्यांमार के अंदर में आप देखिए कि रखाइन स्टेट के अंदर इंडिया के द्वारा अपना जो कंसुलेट है उसको भी ऑफ कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। वहीं पे ही यहाँ पे देखने के लिए मिला है म्यांमार के अंदर एक रॉकेट अटैक के अंदर में कुछ पर्सन है वो इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। तो म्यांमार का जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ के अंदर है।
एथेंस का जो है यहाँ पे एक ट्रेडिशनल जो एरिया है, जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एरिया है, वहाँ पे आप देखिए कि ओलंपिक का जो लैंप है उसको जलाया गया है, उसको शो किया गया है। एथेंस के अंदर में फर्स्ट टाइम 1896 के समय आपको ओलंपिक के जो गेम्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि इस साल जो गेम्स है 2024 में कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे, पेरिस के अंदर में उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अटैक है वो कंटिन्यूस देखने के लिए मिले हैं, जो हमने सिडनी के पर्सपेक्टिव से भी रीड किया था। तालिबान के द्वारा आप देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर पावर के अंदर है, उनके द्वारा कहा गया है कि जो हिंदूज हैं, जो सिख्स हैं, उनका जो राइट्स है उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा तालिबान के द्वारा। इंडिया के द्वारा एंडोर्स भी किया गया था उनके प्रॉपर्टी रिस्टोरेशन की रिगार्डिंग में, जो तालिबान के द्वारा जो स्टैंड लिया गया था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।